नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे केरल की। केरल में लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता सीपीएम पर और सीपीएम के नेता कांग्रेस पार्टी पर आरएसएस के साथ सीक्रेट डील करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने सीपीएम को याद दिलाया है कि किस प्रकार से 1977 के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में और फिर 1989 में 1977 और 1989 में किस प्रकार से भारत आरएसएस ने सीपीएम का समर्थन किया था और 1977 में किस प्रकार से सीपीएम के लोगों ने और 1989 में किस प्रकार के सीपीएम के लोगों ने गठबंधन भी किया था वामपंथियों के साथ। बीजेपी का गठबंधन हुआ था 1989 में और 1977 में किस प्रकार से ये दोनों दक्षिणपंथी और वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हुई थी। इसी बात का खुलासा कांग्रेस पार्टी के नेता वीडी सतीशन हर सभा में कर रहे हैं। हर सभा में। मित्रों, इस चुनाव से पहले कभी भी केरल में आरएसएस मुद्दा बना ही नहीं था। एक दूसरा कारण यह है मित्रों, यह बात सच है, यह बात सच है कि आरएसएस का समर्थन 1977 में और 1989 में आरएसएस के समर्थन से कई वामपंथी उम्मीदवार चुनाव जीतने में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, सफल हुए थे। लेकिन सच्चाई यह भी है मित्रों कि आरएसएस का समर्थन केवल सीपीएम को नहीं मिला है, कांग्रेस को भी मिला है। कांग्रेस पार्टी को भी आरएसएस का समर्थन मिला है। और क्यों मिला है यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मिला है। दरअसल आरएसएस का समर्थन चाहे वो सीपीएम को मिला हो चाहे कभी कांग्रेस को मिला हो, मजबूरी में मिला है, परिस्थितियों के वश मिला है। क्या थी परिस्थिति, अब समझिए इस बात को। मित्रों, मैंने कई बार आप दर्शकों को बताया है और जो भी बात मैंने कही है वो तथ्य आधारित रहा है, तर्क आधारित रहा है, कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं रहा है, कहीं से झूठा उठाकर नहीं लेकर आया हूं मैं। कभी भी ऐसा बात मैं बताने का प्रयास नहीं करता। मैं ईश्वर से ये मनाता हूं कि मेरी जुबान से कोई गलत सूचना आपके पास ना पहुंचे। मित्रों, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सबसे पहली चुनावी सफलता भारत के विभाजन के बाद भारत की धरती पर कहां मिलता है? वो राज्य है केरल। वो राज्य केरल है जहां इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भारत के विभाजन के बाद एक हिस्सा तो भारत का मुस्लिम लीग काट कर ले गया था पाकिस्तान के रूप में। उसके बाद जब दोबारा देश के विभाजन और देश की आजादी के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भारत में अपनी कार्यवाही शुरुआत की तो उसकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत केरल से हुई। और केरल से जब हुई तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठबंधन वामपंथियों से हुआ, सीपीआई से हुआ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से ही 1957 ईस्वी में पहली बार किसी कम्युनिस्ट की सरकार भारत की धरती पर बनी थी। ईएमएस नंबूद्रिपाद बने थे मुख्यमंत्री। उन दिनों आरएसएस किसका समर्थन करती? किसका समर्थन करती? एक तरफ वामपंथी, जो वामपंथी कहते थे कि दुनिया में सबसे अगर बेकार जीवन शैली अगर कुछ है तो वो सनातन धर्म है, बुराई की जड़ अगर कुछ है दुनिया में तो वो सनातन धर्म है, हिंदुत्व दुनिया की सबसे खराब जीवन प्रणाली है। ये कहने वाले वामपंथियों से दोस्ती हो सकती थी क्या? नहीं। और तब भी जब उसका समझौता उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हो जिसकी सच्चाई देश की आजादी के दौरान विभाजन के समय भी देख चुकी थी, तो उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सीपीआई के गठबंधन से कैसे दोस्ती हो सकती थी आरएसएस की, जो कि राष्ट्रवाद में भरोसा करने वाली है, हिंदुत्व सनातन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली मानता हो, जो ये मानता हो कि केवल सनातन धर्म ही सह अस्तित्व के सिद्धांत पर भरोसा करता है। क्योंकि उन दिनों जो आरएसएस से जुड़ा हुआ राजनीतिक संगठन जनसंघ हुआ करता था, दिया छाप हुआ करता था,
उसकी वो ताकत नहीं थी कि एक पार्षद का भी चुनाव, एक पंचायत प्रमुख का भी चुनाव जीतने की स्थिति में हो। तो केरल की राजनीति में जब आरएसएस को अपनी भूमिका का, चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वाह करना था, तो उसके पास उन दिनों जब सीपीआई का गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ हुआ करता था, तो उसकी मजबूरी थी कि चुनाव के दौरान वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करे। और मजबूरी इसलिए भी थी मित्रों, एक और कारण था कि देश की आजादी के तुरंत बाद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की जो ये छवि थी, वो छवि थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग तो यही आरोप लगाकर देश का विभाजन कराने में सफल हुई थी कि कांग्रेस इज ए पार्टी ऑफ हिंदूज एंड इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इज ए पार्टी ऑफ मुस्लिम्स। टू नेशन थ्योरी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। तो स्वाभाविक था कि आरएसएस का समर्थन, आरएसएस का सद्भावना, आरएसएस का परोक्ष या अपरोक्ष सहयोग कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलता और मिल रहा था। लेकिन 1976 में केरल की राजनीति में एक परिवर्तन आया। एक तो 1975 में देश में आपातकाल लग चुका था, देश में 1975 में आपातकाल लग चुका था, और उन्हीं आपातकाल के दौरान संविधान में एक संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द को डाला गया था। और यह डाला गया था इसलिए जिससे कि इस देश में मुसलमान आबादी को खुश किया जा सके, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग खुश हो गई थी और खुश होकर कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। ठीक है, तो फिर 1977 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस करती क्या? आरएसएस के पास विकल्प नहीं था। जब कांग्रेस ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन कर लिया, कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। आपातकाल के खिलाफ आरएसएस पूरे देश भर में लड़ रही थी। इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार को देश से उखाड़ने की लड़ाई लड़ रही थी। जितने भी आरएसएस के बड़े नेता थे, भारतीय जनसंघ के बड़े नेता थे, सबके सब जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे। पूरे देश को ही जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियां बंद हो गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। तो फिर आरएसएस करती क्या? आरएसएस ने कांग्रेस के खिलाफ जो मोर्चा बना, कम्युनिस्टों के दो गुट हो गए थे, एक गुट इंदिरा गांधी के साथ, दूसरा गुट इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो जो गुट इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ था, उस गुट का समर्थन भारतीय जनसंघ ने उन दिनों किया और आरएसएस ने किया। उसके बाद 1989 बोफोर्स तोप घोटाले के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था विश्वनाथ प्रताप सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार बनी थी वो था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। और वो चुनाव जो लड़ी थी विपक्ष, उसमें भी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें रामो, राष्ट्रीय मोर्चा, वामो और भाजपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ी थी। तो इसी की तरफ बीडी सतीशन इशारा कर रहे हैं। बीडी सतीशन ये कह रहे हैं कि सीपीएम के साथ आरएसएस की मिलीभगत है। तो उसके पीछे कारण यही है कि, और उसके बाद भी आइए आप 1980 के बाद से, 1980 के बाद जितने भी चुनाव हुए केरल में, जब तक 2014 तक भारतीय जनता पार्टी थोड़ी शक्तिशाली नहीं बनी है केरल में, तब तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मतदाता वर्ग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लड़ाई में नहीं होती है, यह पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दावेदारी कर रही है। 26 का यह विधानसभा चुनाव पहला चुनाव है मित्रों केरल में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता के एक दावेदार के रूप में खड़ी उभरी है। चूंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इस लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक था वो लगभग 20% वोट बीजेपी पाने में केरल में कामयाब रही। और उसके बाद जब स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, तो चाहे वो तिरुवनंतपुरम का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा की बात हो, या फिर कई ऐसे शहरी निकाय हो, चाहे ग्रामीण पंचायतों में जो उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का मनोबल इतना बढ़ा है जिससे भयभीत होकर चाहे वो बीडी सतीशन
बीजेपी और सीपीएम के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रहे हो, चाहे पिनराई विजयन भी जो कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं बार बार कि इनकी सीक्रेट डील है भारतीय जनता पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि आरएसएस की ताकत आज बढ़ी है। अब लग रहा है आरएसएस के समर्थकों को, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को कि नाउ टाइम हैज कम व्हेन बीजेपी कैन चेंज द केरला। क्योंकि वहां दुश्मन नंबर 1 कौन है? वहां दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के न सीपीएम है न कांग्रेस पार्टी है, न पिनराई विजयन दुश्मन है, न बीडी सतीशन दुश्मन है। दुश्मन कौन है? असली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि केरल में बीजेपी की लड़ाई किससे है? लड़ाई कई ताकतों से है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत कौन है? वो ताकत है केरल की मित्रों, जिसके कारण लोग आईएसआईएस की तरफ आकर्षित होते हैं। वो ताकतें जिसका समर्थन इंडियन मुजाहिदीन को मिला करता है, जिसका समर्थन पीएफआई को मिला करता है, जिसका समर्थन एसडीपीआई को मिला करता है, पृथकतावादी ताकतें हैं आरएसएस के निशाने पर। इसीलिए आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया है वहां केरल में। आज सदानंद मास्टर जो राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने जिन्हें भेजा है, उनका जीवन साक्षात जीवित उदाहरण है कि किस प्रकार से वामपंथियों ने वहां पर उनके साथ कौन सा व्यवहार किया। और कोई सदानंद मास्टर तो एक उदाहरण मात्र है, ऐसे सैकड़ों लोगों ने वहां बलिदान दिया है। लेकिन फिर भी आरएसएस ने जरूरत पड़ने पर बड़ी जीत के लिए छोटे छोटे समझौते किए हैं, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। मित्रों, आज केरल के अंदर 2 विस्तारवादी ताकतें एक साथ है। ईसाई मिशनरियां भी हैं, साथ ही धर्मांतरण कराने के लिए मुस्लिम मिशनरियां भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने वहां एक दोस्ती ईसाइयों के साथ की है। क्यों की है? उनको भी समझाने का प्रयास आरएसएस कर रही है। आरएसएस ने डील किया है उनके साथ भी और समझाने का प्रयास कर रहा है कि यहां पर भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। ईसाई मिशनरियों से भारतीयों की कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है ईसाइयों से। इसलिए आरएसएस ने भी हाथ बढ़ाया, चर्च ने भी हाथ बढ़ाया है, दोस्ती हो रही है। और इस दोस्ती से भी, चाहे वो केरल में कांग्रेस हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, ये दोनों भौचक्का हैं। क्यों किया है वहां पर ईसाई मिशनरियों ने आरएसएस से दोस्ती? एकमात्र कारण है सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा, समुदाय की सुरक्षा, केरल की सुरक्षा। मित्रों, उदाहरण मौजूद है ना, 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद कई लोकसभा क्षेत्रों में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की मदद किया। क्यों? इसलिए जिससे कि भारत खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जीत सके। आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने फारूक अब्दुल्ला से मदद लिया, फारूक अब्दुल्ला को मदद दिया, इसलिए कि उन दिनों कश्मीर के अंदर लड़ाई जेकेएलएफ से लड़नी थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से लड़ाई जब थी तो फिर फारूक अब्दुल्ला से समझौता करना पड़ा था, उमर अब्दुल्ला को मंत्री बनाना पड़ा था। मित्रों, जब धारा 370 कश्मीर से समाप्त करना था तो धारा 370 खत्म करने की जो गुत्थी थी उलझी हुई, जिस गुत्थी के कारण कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती थी कि जिस दिन धारा 370 हटेगा उस दिन तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा, उस परिस्थिति को आने से पहले रोकने के लिए महबूबा मुफ्ती के नाक के नीचे उप मुख्यमंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपने नेताओं को बैठाया, उप मुख्यमंत्री बनाकर, मंत्रिमंडल में मंत्री बनाकर, जिससे कि उस गुत्थी का हल निकाला जा सके कि जब धारा 370 हटे तो तिरंगा लहराए कश्मीर की धरती पर। तो इसीलिए कई चुनाव ऐसे रहे मित्रों केरल में, जब बारी बारी से कभी आरएसएस ने सीपीएम की से मदद लिया कभी नहीं दिया, एक तरफा मदद दिया है। या फिर उन दिनों जब लगा कि नहीं इस देश में आवश्यकता है कि अभी कांग्रेस की मदद की जाए, तो केरल में
जनसंघ ताकत नहीं थी तो कांग्रेस की मदद किया। चूंकि सीपीएम सीपीआई उन दिनों हुआ करती थी, उसका गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ था और दोनों के दोनों एक ही प्रकार की राजनीति कर रहे थे, विस्तारवाद। तीनों के साथ विस्तारवाद है, चाहे वो ईसाई मिशनरियां हो, चाहे वो मुस्लिम एक्सपेंशनिस्ट हो या कम्युनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट हो, तीनों ने मिलकर केरल की आबादी को ग्रास बनाया है। और वही परिस्थिति है मित्रों जिस कारण से ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।